गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आयोटा करियर एकेडमी में। आई होप सो आपने लास्ट क्लास देखी होगी। काफ़ी टाइम लग गया मुझे दोबारा से ऑनलाइन आने में, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब से रेगुलर क्लासेस आएंगी। चलिए, हमने जो लास्ट टॉपिक तक पढ़ लिया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। थोड़ा सा याद लें, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मीज़र कर सकते हैं, और बेसिकली वहीं से हम आज शुरू करेंगे और आज एक्चुअल में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। समझिए, सबसे पहले जो अब टॉपिक का नाम है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। वो लिखा है मैंने, और यहाँ पे लास्ट टाइम पे हमने छोड़ा था कि सर देखो यूनिट्स हैं, और जब हमें यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ना है तो जो यूनिट्स के अंदर जो क्वांटिटीज़ होती थी वो आपके सामने है। हमें पता है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर यूनिट्स होती ही नहीं हैं, तो डिस्कस क्या करोगे। लेकिन पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर तो यूनिट सिस्टम होता है, तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा है हमने, अब से स्टार्ट करेंगे अच्छे वाला। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझे, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फटाफट रिवाइज कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज भी भगवान ने या फिर इंसानों ने जब बनाई, इंसानों ने नहीं बनाई, भगवान ने बनाई। फिजिकल क्वांटिटीज भी जब भगवान ने बनाई तो उसके अंदर इंसानों ने बाइफर्गेशन कर दिया, ह्यूमंस ने बाइफर्गेशन किया, ताकि हम बढ़िया से समझ सकें, पढ़ सकें। वो बाइफर्गेशन देखो फटाफट कैसे होता है कि सर देखो, फिजिकल क्वांटिटीज थ्री टाइप्स से बांटी गई। पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड डिराइव क्वांटिटीज, तीसरी थी बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये सप्लीमेंट्री क्या थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहाँ है सर, ये सप्लीमेंट तो मार्केट में मिलता है ना खाने के लिए। अरे नहीं यार, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी थी, वो क्या थी वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। आप पहले देखो, सबसे पहले हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान देना है, वो है फंडामेंटल और डिराइव्ड। जब ये दोनों कंप्लीट होंगी तो मैं आपको सप्लीमेंट्री के बारे में भी डिस्कस करूंगी। अब आगे चलते हैं, सुनिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जो लास्ट टाइम हमने जाना था वो ये था कि देखो सर, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती। एग्जांपल देख लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल मास, फॉर एग्जांपल लेंथ, फॉर एग्जांपल टाइम। अब आपको सर ये तो बस एग्जांपल हो गया, इसका मतलब क्या है, इसकी फील क्या है, वो तो अब शुरू करेंगे। अब सुनो, मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा आपके अंदर मास कितना है। पहली बात तो मैं बता दूं कि मास और वेट अलग अलग होता है। अगर मैं पूछ रहा हूं कि आपके अंदर मास कितना है तो इट्स लाइक कितने केजी है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, ये सब मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं मास की बात कर रहा हूं जो कि केजी में नपता है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मास का फॉर्मूला क्या है। चलो जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि मास का फॉर्मूला क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने मास का फॉर्मूला पूछा है, और मास का फॉर्मूला वैसे तो डायरेक्ट याद नहीं है, पर अभी बना देते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, एम निकालना है, ए नीचे ले आओ, F अपॉन ए, बन गया मास का फॉर्मूला। सही सही बताना, ऐसा है ना। जिस जिस बच्चे ने यही मास का फॉर्मूला बताया वो एक बार लाइक कर दो ज़रा। सही कह रहे हो सर, मास का फॉर्मूला यही तो है, फॉर्मूला तो सही है, सब कुछ परफेक्ट है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला फोर्स का है, ये फॉर्मूला मास का नहीं है। इमेजिन करें कि मैं आपके घर आता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप अपने फादर से मिलवा दो। आपने मिलवा दिया। अचानक से मैंने ऑब्जर्व किया कि आप बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हो। मैंने आपसे बोला यार आप ना बिल्कुल अपने फादर जैसे दिखते हो। आपने कहा हाँ सर, बात तो ठीक है। अब मैंने फिर से बोला कि पता है आपके फादर बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं। बात एक ही है क्या? नहीं, बात एक ही नहीं है। अरे पापा पहले आए थे कि आप पहले आए थे? ऑफ कोर्स पापा पहले आए थे, इसमें भी कोई डाउट है क्या? पापा पहले आए थे। और अगर पापा पहले आए तो भाई ये लाइन परफेक्ट होगी कि आप अपने फादर जैसे दिखते हो। ऐसे ही समझो, फॉर्मूला फोर्स का था, F इज इक्वल टू एम ए। मैंने पूछा मास बताओ, तो आप मैथमेटिकली वैल्यू मास की बता पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला ही मास का हो जाएगा। भाई मास का ये फॉर्मूला नहीं होता। मास का फॉर्मूला क्या होता है मैंने ये पूछा था, आप वो बताओ। ओहो, मास का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला नहीं आ रहा क्या? बताऊं आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि मास का फॉर्मूला होता ही नहीं है। मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, मास का फॉर्मूला नहीं होता। मास को तो कैलकुलेट करना पड़ता है, मीजर करना पड़ता है। सॉरी, कैलकुलेट नहीं, मीजर करना पड़ता है। कैसे सर? देखो, ऐसा एक वेइंग मशीन होगी, उस पर रख जाना और उस पर रख कर आपको पता चल जाएगा कि आपका मास कितना है। बात तो सही है यार। तो ऐसे ही आप समझे, इसे आपने फॉर्मूले से नहीं निकाला है, इसे आपने मेजर किया है। ऐसी क्वांटिटीज जो फॉर्मूले
से नहीं, मीजर करके निकलती हैं। इन्हीं क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दिस इज द फील। और अब शुरू करते हैं कि सर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच आर सोलली डिफाइंड फिजिक्स एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। PQS ये मैंने शॉर्टकट में लिखवाया है, फिजिकल क्वांटिटीज, बार बार लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो अपने आप पे डिपेंड है, दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में ही सक्षम हैं किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटी को समझाने के लिए। दोज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल देख लें फटाफट, देखो फिर मास, अभी तो फील किया कि मास क्यों है। एक और चीज जो एग्जांपल में आती है वो है लेंथ। भाई अगर आपको यहां से थोड़ी दूर तक जाना है, फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं निकाला जाता है, मीजर करना पड़ेगा। अगर स्पीड के बारे में नहीं पता है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई कहे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम, भाई रुक जा जरा, फॉर्मूला बोल रहे हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर ले जाओ, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, बात खत्म हो गई सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार है। ओ भाई रुक जाओ, 9th क्लास की तरह मत करो, जल्दी जल्दी मत भागो, जरा शांत। फॉर्मूला स्पीड का है, डिस्टेंस का नहीं है। फॉर्मूला स्पीड का है, डिस्टेंस का नहीं है। तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला वॉर्मूला ना होता है भाई, लेंथ को तेरे को नापना पड़ेगा, यहां से लेके वहां तक जाओ, नापो, मीजर करो। चलो एक और, टाइम, कोई फॉर्मूला नहीं होता, टाइम को मेजर करना पड़ेगा। अच्छा टेम्परेचर सुना ना, कितना डिग्री सेल्सियस हो गया है, गर्मी बढ़ रही है, 50 डिग्री पहुंच जा रहा है, ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर सब जानते हो ना। किस में नापता है, सेल्सियस में बहुत ज़्यादा कॉमनली नापा जाता है इंडिया के अंदर। बट समझे फिजिक्स के अंदर हमने स्टैंडर्ड ले रखा है कि अगर हम टेम्परेचर की बातें करेंगे तो हम मेजर करेंगे केल्विन में। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अब धीरे धीरे पता चल जाएगा, डोंट वरी। आगे सुनिए, 5th क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये सब के सब फंडामेंटल है बेटा, सब के सब फंडामेंटल है। अच्छा 6th क्वांटिटी दैट इज मास ऑफ अ सब्सटेंस या फिर मोल। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री तो बहुत सारी पढ़ी है ना, केमिस्ट्री में आपने मस्त पढ़ा होगा कि मोल क्या होता है, मोल सिस्टम क्या होता है, ये वो आपने सब केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। दैट इज द बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी। वो आप कैलकुलेट करना सीखते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इसलिए क्योंकि वहां पर कैलकुलेशंस ज़रूरी थी, मगर एक्चुअली में मोल भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा एंड लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में गड़बड़ होती है। क्यों सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी में क्यों गड़बड़ होती है, क्योंकि सर ये ना कभी सुने ही नहीं है यार, ये क्या होता है यार ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझा भाई, ल्यूमिनस, जब भी ल्यूमिनस वर्ड आए दैट वर्ड इज रिलेटेड विद द लाइट, दैट वर्ड इज रिलेटेड विद द लाइट। जहां पे भी ल्यूमिनस वर्ड आएगा याद रखिएगा इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइट। और अब समझिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस। आपने देखा नहीं, आप अपना मोबाइल निकालो, ऐसे करोगे एकदम ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, आप ऐसे करोगे कम हो जाएगी। बेसिकली हो क्या रहा है, क्या अमाउंट ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रीन ही तो बढ़ घट रही है। ब्राइटनेस फिजिक्स के अंदर नहीं होती है, उसके ब्राइटनेस की जगह जो वर्ड यूज किया गया है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा सर ये सारी क्वांटिटी तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसके आगे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, केजी, मीटर, सेकेंड। अरे हो, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप सबको पता है, यूनिट है भाई। चल फटाफट, मैं जानता हूं आप सब कहोगे कि सर बहुत सारी तरह की यूनिट होती हैं, वो सब क्या होता है वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आप बस अभी इतना समझ लो कि सर कहानी ये है कि ये जो साइड में लिखे हैं ना, ये यूनिट्स हैं। कौन सी यूनिट है, मैंने यहाँ पे स्पेशली एसआई यूनिट ही मेंशन कराई हैं। ये क्या होती है एसआई यूनिट, ये वो अभी हम थोड़ी देर आगे जब बढ़ेंगे थोड़ी देर में तो सब जानेंगे, ठीक है। चल और आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आती है यूनिट की, कि खैर यूनिट आपने लिख दी, एसआई क्या बोल रहे थे पता नहीं, अभी बता रहा हूँ भाई, सुन ऐसे समझ के देख, कलर चेंज कर लेते हैं। अब ऐसे समझ के देखो, हमें कोई भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसको नापना पड़ेगा, और हर क्वांटिटी को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई। और यूनिट भी ना ऐसे ही नहीं होता कि कुछ भी यूनिट बना दो। समझो अगर आपको चीनी लेने जाना है तो वहां जाके आप ये कहो कि भाई दुकानदार भैया 10 चीनी दे दो। अबे ये 10 क्या होता है, 10 ग्राम, 10 किलो, कि 10 दाने गिन के देने उसको छोटे छोटे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा भाई। आपको ये बताना पड़ेगा कि 10 लीटर चीनी दे दो सर। लीटर में कहाँ चीनी मिलती है भाई, 10 केजी चीनी दे दो या फिर 10 ग्राम चीनी दे दो। अरे इन्हें यूनिट कहते हैं। बेसिकली ना बहुत सारी बार तो यूनिट को देख कर ही आप समझ जाते हो कि मैं किस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप एग्जांपल बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल पंप पे गया और मैंने बोला 5 किलो पेट्रोल डाल दो, भाई 5 किलो कब डलता है पेट्रोल,
5 लीटर डलता है ना पेट्रोल तो बस आप समझिए यही सब यूनिट्स कहलाती हैं। अब एक बार आप ज़रा समझ लेना, यूनिट्स जो है ना वो 2-3 तरीके से पढ़ी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम, हो सकता है आपने सुना हो। सीजीएस सिस्टम में सी इज रिप्रेजेंटिंग सेंटीमीटर, जी इज रिप्रेजेंटिंग ग्राम एंड एस इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड। कहना क्या चाह रहा है ये कि जब भी आपको लेंथ नापनी हो तो मीटर में नहीं सेंटीमीटर में नापना, नाप तो किलोमीटर में भी सकते हैं पर नापना सेंटीमीटर में, अगर इस सिस्टम में चलेंगे। मास किस में नापना है, ग्राम में, टाइम किस में नापना है, सेकंड में। ऐसे ही एक और सिस्टम होती है भाई एफपीएस सिस्टम, सुना तुमने एफपीएस सिस्टम? एफपीएस क्या होता है, फुट, पी क्या होता है, पाउंड। अक्सर जब आप बर्थडे पार्टी में केक्स ऑर्डर करते हो तो पाउंड में मिलता है। पहले तो मुझे भी नहीं पता था, पता मेरे को पहले लगता था जब मैं छोटा था तो मेरे को लगता था कि यार पाउंड और केजी एक ही होता होगा। मैंने केक मंगाया, जब मैंने केक मंगाया 1 पाउंड का इत्तू सा केक आ रहा है। अब मैंने कहा भाई ये क्या 1 किलो का केक है क्या ये? अरे 1 किलो होता ही नहीं, उसने भी नहीं बोला 1 किलो। मैं मन में सोच रहा था कि 1 पाउंड 1 किलो होता होगा, उसने भी 1 पाउंड ही बोला था। तो भाई ऐसा होता तो नहीं, हमारे मन में सोचने से क्या होता है? मन में मैं सोच लूँ कि मैं शाहरुख खान हूँ, हो थोड़ी जाऊँगा। मन में सोचने से क्या होता है? मन में सोचने से कुछ नहीं होता। पाउंड अलग होता है, केजी अलग होता है, ये बाद में मेरे को पता चला, आपको भी पता, क्या पता ना पता हो, वैसे ज़्यादातर को पता होगा। पाउंड क्या होता है बेटा? पाउंड ना एक्चुअली हाफ के जी के आसपास का होता है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। हाफ के जी के आसपास का होता है, हाफ के जी के अराउंड आप समझ सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एफपीएस सिस्टम बढ़िया सिस्टम होता था? क्या एफपीएस सिस्टम जिस ज़माने में इन्होंने बनाया होगा, क्या ये बढ़िया सिस्टम है? ज़रा समझ के देखना। ये फुट देख रहे हो, फुट समझ रहे हो आप समझने की कोशिश करो। पहले जब ये सिस्टम बना होगा तो एक राज्य रहा होगा, मतलब एक छोटा सा एरिया रहा होगा और वहाँ पे किंग रहा होगा। उस किंग का पैर का साइज था फुट, वो बहुत बड़े बड़े होते थे पहले भाई, राजा महाराजा। तो इट्स लाइक उस किंग के पैर कितना लंबा था उसे हमने फुट बोल दिया। अब अगर हमने फुट को लेंथ का एक बढ़िया यूनिट मान ली कि भाई लेंथ जो है ना हम फुट में नापेंगे, अच्छा अब यहाँ से ये राजा दूसरी जगह गया, दूसरी जगह जब वो पहुंचा तो उनके राजा का साइज, मतलब उनके राजा का पैर का साइज जरूरी थोड़ी है पिछले राजा जितना ही हो, क्या पता हो इत्तू सा हो। अरे समझ रहे हो बेटा, हो सकता है एक राज्य के राजा के पैर का साइज बड़ा हो और दूसरे राज्य के पैर का साइज छोटा हो। तो इस तरह से तो एक गांव में या एक राज्य में 1 फुट की लेंथ और दूसरे राज्य में 1 ही फुट की लेंथ बदल जाती, ये तो अलग अलग हो जाता भाई। मैंने कहा कि एक राज्य के अंदर मान लो इतना बड़ा पैर था उनके राजा का, अब कैसे था पता नहीं भाई, होगा यार, इमेजिन कर लो। अच्छा इतना बड़ा पैर था और दूसरे राज्य में पहुंचे तो इतना सा पैर है, बोने बोने वहाँ सब, समझ रहे हो ना। अब मैंने बोला कि भाई मेरे को ना 1 फुट कपड़ा चाहिए, तो एक राज्य में जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक मिलेगा और दूसरे राज्य में जाओगे तो इतना सा मिलेगा, काम थोड़ी ना चलेगा ऐसे। इसीलिए ह्यूमंस ने जब मॉडर्न जब बढ़िया बढ़े, जब ह्यूमंस आगे बढ़े तो ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने कहा कि भाई ऐसे ये सब नहीं चल पाएगा, ऐसे तो ये सब नहीं चल पाएगा, हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए होगा। ऑल्दो ये सारे सिस्टम अभी भी यूज़ करते हैं हम, कहीं कहीं तो इसे स्टैंडर्ड भी मान लेते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हों तो हम इसे स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे। और केक वाले भैया से लड़ाई भी नहीं करनी है कि नहीं हम तो केजी में नापेंगे। ओ भाई वो जैसे नाप रहे हैं उन्हें नापने दो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ हमने पढ़ ली तो उसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ। देखो आपने सबने एक सिस्टम सुना होगा जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर जोर से बोलो, भले ही आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, जोर से बोलना है ना, घर वाले भी डर जाए, एकदम पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे एकदम। चलो फिर एक स्टैंडर्ड सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे, आपने ये सिस्टम सुना होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम। अब ये एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। मतलब चाहे अमेरिका के अंदर अगर कोई चीज़ लेंथ की नापनी है, चाहे चाइना के अंदर नापनी है, चाहे इंडिया के अंदर नापनी है, अगर लेंथ में 1 मीटर बोल दिया और 1 मीटर को डिफाइन कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, ये मस्त डिफाइन कर दिया और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई देखो इतनी ही लेंथ को 1 मीटर कहना, ऐसे नहीं कि इतनी सी लेंथ को 1 मीटर, तुम्हारे राज्य में इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर, हमारे राज्य में इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर, तुम्हारे राज्य में ऐसे ना चलेगा भाई। डिफाइन कर दो कि 1 मीटर कितनी लेंथ को कहते हैं, एक बार डिफाइन करके छोड़ दो, जिंदगी भर के लिए ह्यूमंस आगे भी जितने भी आएंगे उन सब के लिए हम डिफाइन कर चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्व।
प्रॉब्लम सॉल्व। और आप सब जानते हो कि 1 मीटर कितना होता है, लगभग लगभग आप अंदाजा भी लगा सकते हो, है ना भाई। तो ऐसे ही सिस्टम बनाया गया और हमें ना पूरी फिजिक्स में मैक्सिमम ऐसा ही सिस्टम में ही काम करना है। हमें पूरी फिजिक्स में मैक्सिमम ऐसा ही सिस्टम में ही काम करना है। और इसीलिए जो ऐसा ही सिस्टम है उसके अंदर जो मास है उसे हम नापते हैं, ये हमें पता होना चाहिए किस में नापते हैं, केजी में। आई नो के मैक्सिमम को पहले ही पता है। अच्छा, दूसरे को नापते हैं जैसे लेंथ को नापते हैं मीटर में। यही तो लिखे थे मैंने, ऊपर जो यूनिट्स लिख रखी थी वो यही तो लिख रखी थी। एक बार दोबारा देख लें कि यहाँ पे लिस्ट बने, देख लेते हैं यार, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे जब लिखा ही हुआ है पहले से। बात तो सही है यार, चलो भाई। मास की एसआई सिस्टम, मास की यूनिट इन एसआई सिस्टम क्या होगा, केजी। लेंथ की यूनिट इन एसआई सिस्टम क्या होगा, मीटर। टाइम की जो एसआई यूनिट है, मतलब ऐसी यूनिट जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर सके, वो है सेकेंड। अच्छा, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, आपने सब सुना है। मास ऑफ अ सब्सटेंस की मोल, ये तो हम बोलते ही हैं कितना ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी बताया था मैंने, इसे प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं बेसिकली हिंदी के अंदर, लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, फील क्या होती है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज जो है वो है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट होती है कैंडला। कैंडल वर्ड भी इसी के आसपास लाई करता है, इसलिए आप याद भी रख सकते हो। कैंडला कैंडल से होता है, कैंडल बेसिकली रोशनी तो देती है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को उठाकर यूनिट नहीं बना सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सर ऐसे थोड़ी है कि हमारे महाराजा का साइज़ इतना है तो हम तो इतना ही कहेंगे, हमारे महाराजा के पैर का साइज़ इतना है हम तो उतना ही मानेंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए थी। तो अगर किसी चीज़ को यूनिट बनना है, उसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, वो मैंने लिखी हैं, आप जरा एक बार गो थ्रू करो। क्या सर, यूनिट शुड बी सच दैट इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, इट शुड नॉट बी बल्की एंड इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय नेचुरल फिनोमिनन, इट शुड अनअफेक्टेड बाय नेचुरल फिनोमिनन। बात एक ही है। मैं बताता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तुम यूनिट बना रहे हो तो 2-3 चीज़ों से वो फ्री होनी चाहिए, मतलब 2-3 चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो वो इंटरनेशनली अवेलेबल होना चाहिए। हाँ तो सही बात है ना, जो यहाँ पे 1 मीटर है वो अमेरिका में भी 1 ही मीटर होना चाहिए ना। ये थोड़ी वहाँ का 1 मीटर अलग है, हमारा 1 मीटर अलग है। सही बात है यार, तभी तो हम बिजनेस वगैरह कर पाएंगे अमेरिका या ग्लोबल वर्ल्ड में। बात तो सही है। दूसरा क्या है, बल्कि नहीं होना चाहिए। बल्कि इन द सेंस आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो ना 1 लाख किलोमीटर को स्टैंडर्ड बनाऊंगा। भाई मेरे पास जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलती ही, सर ये मार्कर का साइज़ इतना, सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक के वॉल का साइज़ इतना, यहाँ से लेके इस कर्टेन, यहाँ पे सामने मेरे कर्टेन है, कर्टेन तक का साइज़ इतना। एक कर्टेन को जब मैं खरीद के लाया था तो वो भी मेरे को मीटर में दे रहा था। तो भाई इन्हें 10 लाख किलोमीटर में मानूंगा क्या? ऐसे लिखना पड़ूंगा 0.0000001 किलोमीटर। क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा छोटी यूनिट को स्टैंडर्ड मानो ना। यही बोल रहा हूँ। 1 मीटर इज लाइक लगभग यहाँ तक की लेंथ होती है 1 मीटर, बस इसको ही हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। ठीक है। अच्छा, लास्ट, अनअफेक्टेड बाय नेचुरल फिनोमिनन। मतलब मान लो जैसे फुट की बात थी, एक राजा का पैर था, उसे हमने कहा कि चलो इस वाले राजा को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस राजा का पैर ही 1 फुट होगा। इस राजा का जो पैर है उसकी जो लंबाई है उसको हम वर्ल्ड वाइड 1 फुट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। पता चला कुछ सालों बाद वो राजा मर गया। अब वो तो चला गया, उसका पैर तो उसके साथ चला गया। मतलब इट्स लाइक जब मर जाएगा तो जो भी होगा उसका वो चला गया। वो कितने दिन तक सस्टेन कर पाओगे आप उसे? अच्छा, फिर अब क्या? आगे आने वाली 10-20 जनरेशन्स जो हैं उसके बाद, 10 जनरेशन्स के बाद, 20 जनरेशन्स के बाद वो जो फुट था, वो जो लेंथ थी, वो तो डिस्ट्रॉय हो गई। अब कैसे नापोगे आप? क्या क्या बताते फिरोगे? ऐसा नहीं होगा भाई। एक ऐसा चीज़ चाहिए जो कि नेचुरल फिनोमिनन से बची भी रहे। दैट्स इट। इसलिए हमने 1 मीटर की एक रॉड बना रखी है, 1 मीटर की रॉड, वो अपना मस्त एकदम बढ़िया से रख रखी है संभाल के, और उस 1 मीटर से नाप के बहुत सारे मेजरमेंट्स वर्ल्ड वाइड फैला रखे हैं, भेज रखे हैं सब जगह, और वहीं से हम 1 मीटर की लेंथ लेते रहते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कोई ज़्यादा मिलेगा भी नहीं हमें, क्योंकि आपको ये पहले से पता होगा। अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अभी डिराइव्ड क्या होती हैं? अरे जब फंडामेंटल वो थी जो किसी और से मिलके नहीं बनती थी, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती होंगी जो किसी और से मिलके बनती हैं। बात तो सही है।
तो फिर अब क्या, अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उसके एग्जाम्पल चाहिए, और उसके एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस दुनिया में। कैसे बता रहा हूं, सुनो। सबसे आसान क्वेश्चन अगर इस दुनिया का कोई आए, सबसे आसान क्वेश्चन कोई दुनिया का आए, तो वो ये है कि बताओ आपके पास ये जो एक्सेलरेशन है, बताओ आपके पास ये जो एक्सेलरेशन है, ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? बस इतना क्वेश्चन आया। मानो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि बताओ ये जो एक्सेलरेशन है ये फंडामेंटल है, डिराइव्ड है। अब आप ये कहो सर डिराइव्ड के एग्जाम्पल में लिखा है तो डिराइव्ड ही होगा, ऐसे नहीं। मान लो यहाँ एग्जाम्पल में नहीं होता, तब की बात कर रहा हूँ। देखें एक और बात, फॉर एग्जाम्पल फोर्स। कोई आपसे पूछते बताओ फोर्स फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? आप कहोगे सर पता नहीं। पता क्यों नहीं? पता है तुम्हें, मैं बताता हूँ। वो सेवन क्वांटिटीज जो हमने पहले पढ़ी थी, उन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब की सब डिराइव्ड है भाई। मतलब अगर वो 7 क्वांटिटीज हम याद कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कि कोई भी क्वांटिटी फिजिकल फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे कहे, मान लो आपको कोई ऐसी टर्म पूछे जो आपको नहीं पता, चार्ज। कोई आपसे पूछ रहा है बताओ चार्ज फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? कोई आपसे पूछ रहा है, अब आपको तो याद ही नहीं आ रहा एकदम से, तो क्या करना है मैं बताता हूँ। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद है, उन्हें याद करो एक बार। मैं याद कराता हूँ, मेरे साथ याद कर लेना हाथ क्या आती। पहला क्या था? मास। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। पहला क्या था? मास। दूसरा क्या था? लेंथ। तीसरा क्या था? टाइम। चौथा क्या था? टेम्परेचर। आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा क्या था? करंट। सिक्स्थ क्या था? अमाउंट ऑफ मैटर, मोल है ना। सेवेंथ क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 के अलावा कोई फंडामेंटल क्वांटिटी होती ही नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ फोर्स एक फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है, आंसर इज सिंपल, डिराइव्ड है, क्योंकि वो उन 7 में नहीं आती। बताओ, सिंपल। एक और बार पूछ रहा हूं बेटा, अब की बार बिल्कुल सही होना चाहिए। बताओ मोमेंटम डिराइव्ड क्वांटिटी के फंडामेंटल? अरे यार उन 7 कैटेगरी में आता है क्या? वो नहीं आता है ना, दैट मीन्स डिराइव्ड है। सो सिंपल। बताओ आया कि नहीं आया? आया समझ में? पक्का? चलो, और एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल वो वाले लिए हैं जो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़े होंगे। हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको भूल गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर याद नहीं है तब भी आप 11th क्लास में मेरे साथ पढ़ सकते हो। शर्त एक है, अब बता रहा हूं, अब से याद कर लेना। हाँ, 100% सिलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 9th 10th का कुछ याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही शर्त है, अब बता रहे हैं, अब से पढ़ लेना, यही शर्त है बस। ठीक है, चलो ओके। सो और आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर से जो बाकी क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। अच्छा, एग्जाम्पल आप देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ स्पीड है। आप सोच के देखो, क्या स्पीड बेसिक क्वांटिटी है कि फंडामेंटल है? बताओ, स्पीड एक बेसिक क्वांटिटी है कि फंडामेंटल है? सर जो स्पीड है ना वो बेसिक क्वांटिटी। कैसे? वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम। सर कैसे? अरे भूल गए क्या? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस को अंदर से सोचो तो क्या वो किस कैटेगरी में फिट हो सकता है? उन 7 में से किस कैटेगरी में फिट हो सकता है? बताना जरा एक बार, कौन सी कैटेगरी में फिट होगा वो? मुझे बताओ। टाइम में फिट होगा? नहीं ना यार, लेंथ मतलब डिस्टेंस कैसे टाइम में फिट होगा? नहीं। अच्छा, क्या मोल में फिट होगा? अरे मोल तो केमिस्ट्री वाला कहाँ से आ गया? किस में फिट होगा? सर फिट तो वो स्पीड जो है ना, फिट तो वो लेंथ में ही होगा, फिट तो वो डिस्टेंस में ही होगा। और टाइम किस में फिट होगा? सर टाइम तो खुद ही टाइम है, उसे फिट क्या करना है, वो तो वही है। बात तो सही है ना यार? अच्छा, अब देखो एक बार याद रखें, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे पता है सबने सुना है, आज से याद भी रख लें अगर आप भूल गए थे तो। सबने सुना है, सबको याद भी होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जोर से बोलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे देखो बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन में एक बार आपको बता देता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? देखो, मान लो आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूटी से स्कूल जा रहे हैं, मस्त एकदम जूम 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 स्कूल जा रहे हैं। आपने देखा अपनी स्कूटी के स्पीडोमीटर के अंदर, वो होता है ना मीटर, होता है ना, उसके अंदर पता चल जाता है। आपने इसके अंदर मीटर के अंदर देखा, यार मेरी स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आ रहा है, स्कूल तो बहुत दूर है, अभी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। आपने कहा ओ नहीं ये तो लेट हो जाऊंगा। आपने ऐसे करके रेस दे दी, और देखो जा रहे थे हमने जैसे, अरे बहुत तेज हो गया ना भाई। मान लो आपने ऐसे करके रेस दी और आप बहुत तेज हो गए, 50 किलोमीटर पर आवर पे जाने लगे। जा कहां से रहे थे? पहले कैसे जा रहे थे? 10 से। अभी कितने से जा रहे हो?
85। चेंज आया कि नहीं आया? स्पीड में चेंज आया कि नहीं आया? हाँ, तो समझो बच्चे, कितना स्पीड में चेंज आया विद सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में, उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला आप सबको याद होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा कि v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन है। 9th वाले के हिसाब से बता रहा हूं, 11th वाला तो एक्सेलरेशन को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे ही, तो ये नहीं, सिर्फ इतना नहीं है एक्सेलरेशन जितना मैंने बोल दिया। कभी आप कहो सर आप क्या बता रहे हो, हम तो कुछ और। मैं आपको अभी स्टार्ट किया हूं और वो बता रहा हूं जो 9th के हिसाब से आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता है तो फील कर लो आज डिटेल में, तो हम आगे चल के सीखेंगे काइनेमेटिक्स के चैप्टर में असली। तो ओके, चलो दोबारा से। सर आप धीरे धीरे जा रहे थे, करके बहुत तेज स्पीड कर दी। जब आपकी बहुत तेज स्पीड हो गई तो अब तो आपकी फाइनल वेलोसिटी बदल चुकी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन, यही होता है एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर बना देते हैं इसे, बताइए समझ पाए कि नहीं? ओके ओके, चलिए। आपको अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा ना कि सर ये यूनिट कैसे आई, तो एक बार ऊपर से देख लो, दिखा रहा हूं बेटा, देखना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताओ डिस्टेंस किस में नपेगा? एसआई यूनिट अभी बताया था ना। हाँ, दूरी है भाई, दूरी का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, बन गया मीटर पर सेकेंड। समझे? चलो एक और ट्राई करते हैं। सर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी। अब बच्चे अगर हल्का हल्का 9th का याद है तो एक बार देख लो, v क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जा रहा था 10 से, वो है u, जूम करके रेस बढ़ाई, पहुंच गया 50 पे, तो वो है v। अरे यार एक बात बता, 10 से चल रहे थे, 50 पे आप पहुंचे, चेंज कितने का आया? 40 का। वेरी गुड। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी का चेंज भाई, वेलोसिटी का चेंज है मीटर पर सेकंड में, डिवाइडेड बाय टाइम है सेकंड में। एंड व्हाट इज द आंसर? अगर मैं इधर उल्टा फुल्टा कर दूं तो क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर, बताओ। सिंपल, आया कि नहीं? आ गया, वेरी गुड। चलो एक और ट्राई करते हैं, मोमेंटम और ट्राई करते हैं। सर अब कर दें? ओके, एक बार नोट करना तो कर लो बेटा, साइड हो जाता हूं। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई? मास है। v क्या है भाई? वेलोसिटी है। तो बताना जरा, मास किस में नपेगा? मास नपेगा केजी में, इनटू v किस में नपेगा? वेलोसिटी किस में नपेगी? वो नपेगी मीटर पर सेकंड में। कैसे पता? अभी तो देखा था भाई, स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नपती है। नहीं पता है? अब बता रहा हूं, सुन लो, ठीक है? चलो अच्छा भाई, बताना नई यूनिट क्या हुई? केजी मीटर पर सेकेंड। खेला खत्म। बताओ आया कि नहीं आया? मस्त है ना सब? वेरी गुड। और आगे बढ़ेंगे। कौन कौन सा रह गया है जरा देख लेते हैं। फोर्स। अब देखते जाओ बेटा, फॉर्मूले का यूज कर करके यूनिट्स निकालेंगे और मस्त एकदम चिल लाइफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। आपको पुराने याद नहीं है, 9th के याद नहीं है, 10th के याद नहीं है, कोई बात नहीं, जो फॉर्मूले अभी लिखता जा रहा हूं वो तो याद कर सकते हो। क्या क्या लिखा मैंने? स्पीड, फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई नो मैक्सिमम को आता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का। अच्छा, फील तो आई गई थी आपको। अच्छा, तीसरा क्या था? देख लेते हैं एक बार। तीसरा क्या था? मोमेंटम। मतलब याद आ गया मेरे को, देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा क्या था? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। अगर किसी को ये लगता है कि सर मोमेंटम का फॉर्मूला तो mv मुझे याद है, पर मोमेंटम होता क्या है ये तो बताओ। बताऊंगा बेटा, मोमेंटम क्या होता है बताऊंगा, पर वो उसी चैप्टर में बताऊंगा जब आपको ये पढ़ना होगा। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि इनकी यूनिट्स कैसे काम करती हैं। ये यूनिट्स के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो उन पे अभी पहले उस पर ध्यान दे रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। बताओ मास किस में नपेगा? केजी में। अभी तो क्या था शायद ये, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। a किस में नपेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अभी तो निकाला है, सही है ना? चलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। हाफ तो हाफ है, m क्या है यहाँ पे? मास, और v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। यूनिट निकालें?
पहले से पता है क्या, जूल। लेकिन थोड़ा सा ना इसे डिटेल में निकालते हैं। डिटेल मतलब देखो, सिर्फ नंबर 1 2 3 4, अगर मैं कहूँ 4 ला दो, क्या ला दो? 4 नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, बस 4 ला दो। आप कहोगे सर 4 क्या? क्या 4 समोसे ला दे, 4 रुपए दे दें, 4 डॉलर दे दें, 4 करोड़ दे दें? नहीं, मुझे पता है अपने औकात के हिसाब से मांगना चाहिए, मगर मैं बस एक बार बता रहा हूँ, 4 क्या? जब तक मैंने उसके आगे ये नहीं लगाया कि 4 क्या, तब तक उसकी वैल्यू नहीं है भाई। अच्छा, तो फिर ये कि आप खाली नंबर की, सिर्फ नंबर की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है सर, नहीं लिखेंगे, आप बोलो तो नहीं लिखेंगे। एम क्या है? केजी। वी क्या है? वेलोसिटी, जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और v का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या ये एक्सेलेरेशन वाला ही तो है? नहीं सर, एक्सेलेरेशन वाला कहाँ है? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है भाई, अलग अलग है ये, अलग अलग है। और आपको शायद पता हो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल में नापी जाती है। और एक और बात बेटा, पता है आपको, ये जो ये ना, ये पूरा का पूरा, इसे इतना बड़ा ना लिख के इसे ही जूल कहते हैं, मतलब इसे ही लोग जूल बोलते हैं। गॉट इट? गॉट इट एवरीबॉडी, बहुत अच्छे बेटा। एक और ट्राई करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक और ट्राई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो पोटेंशियल एनर्जी का। mgh, 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 mgh। जल्दी से बता, m क्या है यहाँ पे? मास। g क्या है यहाँ पे? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h क्या है यहाँ पे? हाइट। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बोलते हैं g क्या है यहाँ पे? कहते हैं ग्रेविटी। भाई g ग्रेविटी नहीं है, शांत हो जाओ जरा। ग्रेविटी नहीं है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में बहुत फर्क है। कैसे? ग्रेविटी मतलब अर्थ कितना फोर्स लगा रही है किसी बॉडी को नीचे लाने के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ जो ग्रेविटी लगा रही है उसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन आया है। दोनों में बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा, मान लो आप मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हो और मैंने आपसे कहा कि बेटा कल को ना फीस ले आना, आप लेके आ गए अगले दिन। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा ये किसने दी फीस? आप कहोगे सर ये फीस मेरे फादर ने दी है। तो अगर कोई पूछे कि आपके पास जो फीस है वो किसकी वजह से है, आप कहोगे सर पापा की वजह से। ज़्यादातर लोगों में, हो सकता है किसी के भैया ने दिया हो, किसी ने मम्मी ने दिया हो, मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आप ये बोलोगे कि सर मेरे पास ये रही फीस और ये फीस दी है मुझे मेरे पापा ने, एग्जांपल के लिए। तो फीस किसकी वजह से है? पापा की वजह से। अब आप मुझे ये कहने लगो, मैंने कहा लाओ बेटा फीस देना, आप जेब से निकाल के तो लो सर ये रे पापा। अबे पापा थोड़ी है, ये पापा की वजह से दी गई फीस है, ये पापा हैं क्या? मतलब ये क्या बात हुई कि यहाँ से मैंने पैसे निकाले और सर ये रे पापा। अबे ये पापा की वजह से दी हुई फीस है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो बच्चे ऐसे समझे, ग्रेविटी अलग बात और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग बात। ग्रेविटी इज लाइक वो जो फोर्स लगा रहा है अर्थ हमारे या मासिव बॉडीज दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है उसे ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नहीं होता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम जरा ध्यान से देखो, इंग्लिश में ही समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है ही, ड्यू टू मतलब वजह से, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से। पापा की दी हुई फीस है ये, पापा नहीं है ये। समझ गया ना? चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फटाफट देखें अब आगे। अगर आपको ये फील आ गया ना तो मस्त मजा आ जाएगा, फिर आपको आगे आगे जो जो आप पढ़ोगे वो सब बढ़िया से लगेगा। एम क्या है भाई? मास। किस में नपेगा? केजी में। जी क्या है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस में नपेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एच क्या है भाई? हाइट। हाइट किस में नपेगी? मीटर में। अच्छा, आंसर बताओ क्या आया? केजी तो केजी रहा, मीटर मीटर मिलके क्या मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या सेकंड स्क्वायर हो गया, हो तो गया सर। अच्छा, क्या जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी शक्ल वैसे ही लग रही है जैसे ऊपर वाले की आई थी? अगर आपने नोट किया होगा तो ये वही है। नोट तो मुझे पता है आपने कितना किया होगा, नोट कर लिया करो भाई, समझे? अच्छा चलो भाई सर, हम आपकी बात मान लेते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपका मस्त एकदम से ये यूनिट हो गई, पर ये भी तो जूल है। हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ,
ये भी जूल है, पोटेंशियल एनर्जी जूल में नपती है, मैंने कब मना किया। तो ये तो वही है ना, पापा का आपका नाम घर का अलग, दूसरे का मतलब आपका नाम घर का अलग हो सकता है, स्कूल का अलग हो सकता है, वही बात है वही दोनों के दोनों, बट इट्स लाइक ये बड़ा सा नाम था जो छोटू कर दिया। ऐसे फील कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बाकी रीजंस हैं वैसे तो। चलिए और आगे चलेंगे। बताइए प्रेशर का, बताइए प्रेशर का, बताइए प्रेशर किस में नपता है, जल्दी बताओ कमेंट्स में। प्रेशर किस में नपता है? पास्कल में। प्रेशर किस में नपता है? पास्कल में। एक बार ध्यान से फॉर्मूला भी देख लें। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअली में ये फोर्स नहीं होता, ये थ्रस्ट होता है, मगर अभी के लिए आप फोर्स बोल के समझ लो, फिर जब प्रेशर का चैप्टर आएगा मैं आपको तब डिटेल में बताऊंगा। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट यानी कि फोर्स किस में नापी जाती थी? अब अगर तुमने कह दिया न्यूटन तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे डिफरेंट मतलब मुझे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की सिस्टम में ही चाहिए। क्या बोल रहा हूं, रुक जाओ देखते रहो। फोर्स किस में नपता है कि सर अपने, मान लो आपको न्यूटन ना पता है, फोर्स किस में नपता है सर पता नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं बेटा, फोर्स का नहीं पता ना किस में नपता है, फॉर्मूला बताओ फोर्स का क्या होगा। सर एम ए लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम ए अपॉन में एरिया। एरिया किस में नपता है? सेकंड में। किस में नपता है? केल्विन में। किस में नपता है? मीटर स्क्वायर में। एरिया किस में नपता है? मीटर स्क्वायर में। वो मैंने लिख दिया। अब जरा कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर लिखा है मैंने एम ए और वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, और नीचे लिखा है मैंने एम स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है। कभी होशियार लो सर, उड़ाओ, मास से एम उड़ाओ, आंसर आया ए बाय एम। वाओ, क्या हो रहा है ये? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना भाई, ये ना है, कंफ्यूज मत हो जाओ। मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ भाई, फॉर्मूला होता है एम ए। एरिया का यूनिट मैंने डायरेक्ट बदल दी, एरिया की यूनिट याद ही होगी आपको, मीटर स्क्वायर। मास किस में नपेगा? केजी में। एक्सेलरेशन किस में नपेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये मीटर स्क्वायर तो यहाँ है ही, अब इससे काट सकते हो, अब कट जाएगा, मीटर है ना दोनों, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा तो आंसर क्या आया? केजी पर मीटर पर स्क्वायर। क्या इसे ही पास्कल? हाँ इसे ही पास्कल कहते हैं, सही सोच रहे हो बेटा, इसे ही पास्कल कहते हैं। तो आगे से याद रखिएगा बेटा, सही सोचे, इसे ही पास्कल कहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप सब आपको यहाँ तक मस्त मज़ा आया होगा कि सर आज से कम जो मेरे पास हैं, जितनी भी चीज़ें ये वाली हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले हो गए भाई ये? अरे 5 ही तो हैं भाई, याद हो जाएंगे ना? अगर याद हैं पहले से ही बढ़िया, फिर पाँचों की यूनिट्स लिखनी आती है ना मस्त, सर बढ़िया सब आती हैं। नहीं आती हैं तो आज लिखेंगे, नहीं याद हैं तो आज याद करेंगे, सही है। बढ़े आगे, चलो और आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेजरमेंट की, मतलब अभी आपने ये सीखा कि यूनिट्स क्या होती हैं, अभी आपने ये सीखा कि यूनिट्स कैसे काम करती हैं। अब आपको ये पता भी तो है कि सर यूनिट वाली बात ना अलग अलग सिस्टम में भी तो होती है। मतलब ये है कि मान लो मुझे मास नापना है, तो वो तो मैं 1 किलो भी बोल सकता हूँ, हाँ, पर क्या 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ये भी मुझे पता है। नहीं पता है तो बेटा बता रहा हूँ, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले 1 किलो चीनी दे दो, या फिर अगर कोई कहा आपसे बोले कि 1000 ग्राम चीनी दे दो, क्या बात एक ही है? हाँ बात एक ही है। अच्छा, अगर दोनों की दोनों बात एक ही हैं, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत? फिर क्या ज़रूरत थी ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम ये सब बनाने की? छोड़ो ना सर, खाली सारी चीज़ें केजी में नापेंगे, सारी चीज़ें केजी में नापेंगे, फालतू टेंशन ही नहीं लाइफ में। ठीक है, करके देख लेते हैं, सोच के देखना। अगर आप 1 केजी की चीनी लेके आओ तो ठीक है, समझदारी है, मैं समझ गया, काम हो जाता है। 1 किलो चीनी आती है लगभग, मतलब 50-60 रुपये की आ जाएगी अगर महंगाई हो। हमारे यहाँ तो फिलहाल 25-30 रुपये की मिलती है पर केजी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीनी लेने गए, मस्त 1 किलो चीनी लेके आ गए। अब आपने सोचा यार ना, मैं ना मतलब बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे गला सूना सूना सा लग रहा है, गोल्ड चेन बनाते हैं। माइक पे लग गया होगा हाथ थोड़ा, कोई बात नहीं, सॉरी। हाँ सुनो क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने कहा कि यार गला सूना सूना सा लग रहा है, गोल्ड चेन बनाते हैं। आपने कहा चलो बढ़िया है, 1 किलो सोना लेने जाएंगे। आप सुनार की दुकान पे पहुंचे, भैया 1 किलो सोना दे दो, 1 किलो की मोटी चेन पहन के घूमेंगे और गाना गाएंगे, मोटी चैन मोटा पैसा। चलो मजाक कर रहा हूँ, सोचें 1 किलो सोना अगर लेना हो आपको, 1 kg गोल्ड, पता है गोल्ड मतलब क्या का रेट कितना चल रहा है पता है? 10 ग्राम गोल्ड है, लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं,
10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है भाई 70,000 का, 70K का 10 ग्राम गोल्ड। अच्छा, कम ज़्यादा हो सकता है यार, राउंड ऑफ कर दो, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, पर तेरे को तो 1 किलो चाहिए। हाँ, 1 किलो में कितने ग्राम होता है सर? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को क्या क्या आपको इसके आगे, अगर 10 को 1000 बनाया है मतलब क्या 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर, 70 100 यानी कि 7000 के, समझ लेना भाई, 7000 नहीं है ये 7000 हजार है। मतलब देख लो, मतलब ये 3 जीरो तो इसके के भी तो 3 जीरो हैं भाई, समझ। 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख। 1 किलो सोना लेने गए तो 70 लाख का आएगा, 70 लाख का। मतलब इमेजिन कर रहे हो क्या? अब भाई 70 लाख का सोना कौन लेता है यार? अगर मेरे को लेने जाना है, मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम मेरे पास 70,000 रुपये, भाई मैं छोटू से लेके आऊंगा कुछ। और अगर छोटू से लेके आऊंगा तो फिर वो 1 किलो थोड़ी होगा, वो तो 1 या 2 ग्राम भी होगा, 5 ग्राम भी होगा। मतलब कन्वीनियंट, द थिंग इज कन्वीनियंसी। अगर आपको मान लो मैं देहरादून में हूँ और मेरे को देहरादून से लेकर दिल्ली का डिस्टेंस नापना है कि सर देहरादून से दिल्ली कितनी दूर है, रफली बता रहा हूँ अंदाज़ा कि भाई मान लो 600 किलोमीटर है, एग्जाम्पल के लिए कि मान लो 600 किलोमीटर है। कोई कहे नहीं सर सेंटीमीटर में बताऊँगा। है अबे सेंटीमीटर में बताएगा? 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर में होते हैं, फिर आगे उसके अंदर और मल्टीप्लाई, तो तुम ऐसे बता रहा 6000000। अबे पागल है क्या भाई? किलोमीटर में बताओ ना, क्यों बता रहे हो सेंटीमीटर में? सिमिलरली उल्टा बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये पेन की चौड़ाई बताओ, इस पेन की लेंथ बताओ, आपको सर अभी बताता हूं 0.000 किलोमीटर। अबे ये क्या है? 0.005 किलोमीटर। अबे भाई किलोमीटर में क्यों बताओगे तुम इसकी लेंथ? समझे? हर चीज़ एक ही तरह से नहीं की जा सकती, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो केजी हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप समझे? डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंस ही हमने ये अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं। अगर मैं चीनी लेने जाऊंगा तो मैं केजी में नापूंगा या ग्राम में नापूंगा, लेकिन अगर मैं गोल्ड लेने जाऊंगा तो मैं ज़्यादातर ग्राम में नाप रहा हूँगा। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो किलो में ले पाएंगे। आप शायद समझ पाए। अगर मेरे को यहाँ से अमेरिका तक की दूरी चाहिए कि भाई इंडिया से अमेरिका कितनी दूर है, तो सेंटीमीटर में नापने की बेवकूफ़ी नहीं करनी होती है, किलोमीटर में नापो भाई कम से कम। और सोचो, हम तो ना यहाँ से स्पेस की दूरी तो लाइट ईयर में नापते हैं कि 1 साल में लाइट कितना चल पाएगी, मतलब इतना डिस्टेंस। कोई कहे नहीं मैं तो सेंटीमीटर में नापूंगा। अभी तो ये तो बेवकूफ़ी है ना भाई, नाप लो तुम सेंटीमीटर में, कोई रोक थोड़ी रहा है तुम्हें। करना तो नहीं है ना, बेवकूफ़ी करेंगे क्यों? मेन बात तो ये है ना। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सब मस्त समझ में आया तो अब आप ज़रा समझने की कोशिश करना कि अब आपको इस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। मतलब देखो, अगर कोई आपसे कहे कि 1 केजी है तो इसके अंदर कितने ग्राम है, तब ज़रा ध्यान समझना। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, केजी बड़ी यूनिट है कि ग्राम बड़ी यूनिट है? सोच के बताना, केजी बड़ी यूनिट है कि ग्राम बड़ी यूनिट है? अरे केजी बड़ी है सर। सही बात है, सही बात है। अब रुक जाओ ज़रा। अगर मैं कहूँ 5 kg इज इक्वल टू 5 ग्राम, सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। 5 kg इज इक्वल टू 5 ग्राम, गलत है सर। ये क्या लिखा है सर आपने, क्या पता है? 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। अब बताओ सही है क्या? हाँ अब सही है सर, अब सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या ये 5 क्या इस 5000 के बराबर है? नहीं। अच्छा, क्या केजी ग्राम के बराबर है? नहीं। पर क्या 5 केजी 5000 ग्राम के बराबर है? हाँ। तो फिर ये कि एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हुए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, वो नंबर जितना यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, बेसिकली कितना अमाउंट का वो नंबर है। दूसरा, वो यूनिट, N फॉर नंबर एंड U फॉर यूनिट, दूसरी वो यूनिट जिसके साथ वो लिखा है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फुल वैल्यू उसके यूनिट और नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद पता चलेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, ज़्यादा अजीब सा मत लगाओ, सीधी बात है भाई। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, मैं सब मिटा के आपको सिंपली मतलब रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देख लो, एक ही बार में आ जाएगा। 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है? नहीं।
क्या ये केजी और ये ग्राम सेम है? नहीं। पर क्या ये पूरा इस पूरे के सेम है? हाँ। मल्टीप्लिकेशन सेम है। अब समझे बच्चे, अगर मैं इस नंबर को n1 लिख दूं, इस यूनिट को u1 लिख दूं, इस नंबर को n2 लिख दूं, n2 m2 नहीं, और इस यूनिट को u2 लिख दूं, बताओ क्या n1 n2 के इक्वल है क्या? नहीं। क्या u1 u2 के इक्वल है क्या? नहीं। पर क्या n1 इंटू u1 इक्वल है n2 इंटू u2 के? हाँ हाँ, ये इक्वल है। अभी बताओ समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, ये तो सही है सर, ये तो सही है। अच्छा सुनना ध्यान से, इस हिसाब ध्यान से देख, केजी बड़ा है कि ग्राम बड़ा है? केजी बड़ा है। अच्छा तो 5 बड़ा है कि 5000 बड़ा है? नहीं, अब की बार 5 छोटा है। समझना, अगर जो तुमने यूनिट बढ़ाई तो उसके साथ वाला नंबर कम हो जाएगा। मतलब केजी बड़ा है कि ग्राम बड़ा है? आपको केजी बड़ा है, केजी बड़ा है तो उसके साथ जो नंबर है ना वो छोटा होगा। देखो 5 छोटा है ना 5000 से, आपको छोटी सी बात है, बस मेंशन करने वाली बात हो गई। समझ पाए ना? और देख सो, मतलब कोई और एग्जांपल समझ में आ रहा हो? आप बताओ कोई और एग्जांपल बताओ कमेंट्स में, मैं अभी बता देता हूँ। ऐसे लेते हैं जैसे 1 किलोमीटर लेते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं मीटर छोटा है कि किलोमीटर छोटा है? आप कहोगे सर मीटर छोटा है, मतलब क्या किलोमीटर बड़ा है? हाँ किलोमीटर बड़ा है, तो उसके साथ जो नंबर है वो छोटा होगा। हाँ तो छोटा तो है, 1 छोटा है, 1000 बड़ा, सेट तो है सब। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब। अभी बोलो आया कि नहीं आया? आया समझ में? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है फिर, अच्छा भाई ठीक है फिर अब क्या करें सर? हमें यहाँ से क्या पता चला? हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली, क्या? कि सर अगर आपकी यूनिट बड़ी होगी तो क्या नंबर छोटा होगा? हाँ, अभी नहीं पढ़ा? 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। अरे तो केजी बड़ा है ना, तो उसके साथ जो नंबर लिखा है वो छोटा होगा ना, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा छोटा होगा, तो सही तो है। यूनिट बड़ी होगी तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, ठीक तो है, परफेक्ट। ठीक है फिर देखो ये लिखा होगा मैंने इधर उधर कहीं, ये रहा। अभी पढ़ेंगे कैसे भाई, 5 ग्राम इज इक्वल टू 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम, सिंपल। ओके देखो, अभी मेरे को एक बात बताओ, आपको यहाँ तक जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया आई होप सो आप समझ पाए होंगे। अगर कुछ रह गया हो तो एक बार रिपीट करो, फिर अगले टॉपिक में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके चलिए।